रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में बेहद खास मेहमान और मेरे दोस्त को आज आपसे मिलवाने जा रहा हूं। आज उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आज हम बात करेंगे जिन्होंने कंप्यूटर मैनेजमेंट में पीएचडी की है, जिनको IBM, PWD और गूगल अवार्ड फ्रांस और गूगल के द्वारा दिए गए हैं। सीनियर एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर हैं। तो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है और ये अब एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी ये आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही लाइफ की यूनिक डायमेंशंस हैं इनकी। कई बार ऑफिस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, फॉरेन में ऑफिस असाइनमेंट्स के लिए गए हैं और कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी फॉरेन गए हैं। तो इनकी लाइफ जो बहुत ही एक्साइटिंग है उसके बारे में जानेंगे। कैसे उन्होंने इस पाथ को चुना, क्या चैलेंजेस आए, क्या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया, या क्या उनकी टेक्निक्स थी जिसके राही वो इस मंजिल को पाने में कामयाब हुए। हमारे साथ आज डॉक्टर शांतनु हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर शांतनु लड़कत, आज उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। शांतनु भाई, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश जी। आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बड़ी यंग एज में आपने बहुत कुछ हासिल किया है, तो प्राउड फील होता है। कैसे इसको देखते हैं आप? मैं कैसे देखता हूँ? ओके, तो मेरे पास इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि मैं जिस अभी दौर में हूँ या फिर मैं जिस टाइम से गुजर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये कुछ एक्सपेक्टेड है, ये पॉसिबल है, वही मैं कर पा रहा हूँ और वही हो रहा है। क्या तो मूल मंत्र है लाइफ का आपकी? मूल मंत्र ये है कि कोशिश करते चलो। हर प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन है और जहां पर नहीं है वहां पर ऑल्टरनेटिव ढूंढो और आगे बढ़ते रहो। ग्रेट। अब हमें थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप कहां से हैं और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। ओके, तो मैं हूं पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया से। और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं। तो मेरे पेरेंट्स है, मेरा बड़ा भाई, भाभी, उनके 2 बच्चे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक बेटा है। तो ऐसे हम कुल मिलाकर 9 मेंबर्स हैं इन फैमिली। और मेरी डिसेबिलिटी के बारे में तो मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोस है, जो कि विच इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। जैसे मेरा उम्र बढ़ते गया वैसे वैसे मेरा आई साइट भी कम होते गया है। तो अभी ऑलमोस्ट तो एट द एज ऑफ 16 और 17 आई वॉज एबल टू रीड एंड राइट। जैसे जैसे मेरा उम्र और बढ़ते गया, इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग माई रीडिंग राइटिंग एक्टिविटीज एंड देन स्लोली मोबिलिटी। तो अभी एट द एज ऑफ 36 आई हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट माई कंप्लीट साइट। तो बोल सकते कि एक थोड़ा लाइट परसेप्शन है, थोड़ा ब्लर विजन है, डे एंड लाइट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो हाँ, ये अभी स्टेट है मेरे आई साइट और डिसेबिलिटी का। आपने मुझे बताया जब हम बात कर रहे थे कि +2 में आपने आर्ट्स लिया, ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश ऑनर्स में किया, फिर आप मास्टर में शिफ्ट कर गए कंप्यूटर मैनेजमेंट में और पीएचडी आपने की कंप्यूटर मैनेजमेंट में। ये ट्रांजैक्शन बताएं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद क्यों चेंज किया? ओके, इसके बीच में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, वो मैं थोड़ा सा ऐड करके बोलूंगा। जैसे कि देखिए, 12th के बाद क्या हुआ कि लाइफ में क्या करना है ये हम सोचते हैं, बराबर। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या करते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड है, उसने बोला कि अरे फिजियोथेरेपी करते हैं।
तो मुंबई में गया मैं। मुंबई में फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लिया और फिजियोथेरेपी करने लग गया। उसके बाद में फिर से मुंबई में 2 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद इसके आगे क्या कर सकते तो डिप्लोमा। तो डिप्लोमा फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है, वहां से फिर हमने किया। तो 3 साल का डिप्लोमा किया और फिर एक टाइम आया कि मैं फिर से पुणे शिफ्ट हो गया। पुणे में आने के बाद फिर मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया। और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते वक्त तब तक इतना एक्सपोजर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जा रहा था और अपने लिमिटेशंस में समझ पा रहा था। उस टाइम पर फिजियोथेरेपी में भी मुझे थोड़े से लिमिटेशन लगते थे क्योंकि आई साइट कम हो रहा था। तो और तब मुंबई में ऐसा हुआ करता था कि आपको बहुत सारा होम विजिट्स करना पड़ता था, बहुत ज़रा भाग दौड़ करना पड़ता था। तो मेरा आई साइट आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 3 ट्रेन्स चेंज करके जाया करता था। तो वेस्टर्न से सेंट्रल, सेंट्रल से हार्बर, तो ये सब चीज़ें कर रहा था। तो कॉन्शियसली मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अरे इतना भाग दौड़ अभी मैं इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा साइट भी है। टोटली ब्लाइंड हो जाऊंगा तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा था। तो कुछ ना कुछ और थोड़ा सा सोचना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई करना चल रहा था। तो हुआ ये कि जब भी ट्राई करता था बैंकिंग एग्जाम्स तो कभी पास नहीं हो पाया। जब भी कभी पास हुआ तो आगे उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये सब सिचुएशंस को देखने के बाद मैंने सोचा कि अभी ठीक है, हम थोड़ा और स्किल्स डेवलप करते हैं। अगर प्राइवेट में ही जाना है तो स्किल्स के बिना तो ऑप्शंस नहीं है। तो फिर मेरा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। और फिर ग्रेजुएशन के बाद जो आपने बोला कि इंग्लिश लिटरेचर बीए में करने के बाद मैंने फिर सोचा कि मैं क्या ऐसा टेक्निकल डिग्री करूं। और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था कि मैं एमसीए करूं। और एमसीए में तो एडमिशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आपको 11th एंड 12th में मैथ्स चाहिए करके ये मैंने सुना था। तो अगेन वो रास्ता बंद हो गया। फिर और क्या कोर्सेस है तो फिर उसका थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया। लकीली उस टाइम पर पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर एक कोर्स था मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, जिसमें मैथ्स का जरूरत नहीं था 11th और 12th में। तो फिर मैंने वो ऑप्ट किया क्विकली, कौन से कॉलेजेस में वहाँ पे जाके चेक किया, एडमिशन लिया। उसमें भी 3 ट्रैक होते हैं आपको। तो मतलब नेटवर्किंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट में आई स्पेसिफिकली चोर्स डेवलपमेंट क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा कोडिंग में सीखूं टेक्निकली। और कोडिंग वाइज प्रोग्राम स्किल्स मेरे अच्छे हो। तो फिर वैसे MCM मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट में मैं एडमिशन लिया और 2 साल में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। तो ये जो है, तो इसमें बस ये ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पर मैं रहता था, जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में जॉब करता था तो मैं देखता था मेरे आसपास काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं क्योंकि वहाँ पर तो मास्टर्स के लिए आते हैं या फिर PhD के लिए और MPhil के लिए आते हैं। तो उनको देखने के बाद लगता था अपने पास तो कुछ एजुकेशन थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, मुझे हमेशा लगता था ये। तो उनको देखकर भी और ऐसा मैं अपॉर्चुनिटी लूँ या फिर मैं ऐसा एजुकेशन करूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई हो कर सकूँ और प्राइवेट के लिए भी। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं MA करूँगा तो शायद MA में शायद सिर्फ क्या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज ही रहेंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर में MA हो या BA हो क्या फ़र्क पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट हम ऐसा टेक्निकल डिग्री लेंगे जिसका फ़ायदा मुझे अगर मैं IT में भी स्विच करना चाहूँ। मोस्टली मेरा टारगेट वही था कि मैं IT में स्विच करूँ तो मेरा डिग्री वैलिड हो। तो उसको भी मैंने थोड़ा ध्यान में रखा था। और मुझे हमेशा लगता था मैं MA करके क्या करूँगा। तो ये सारे सवाल और बहुत सारे ऐसे सवाल भी मन में आते थे और उसके साथ साथ ये विचार मैं करता रहता था। तो इसकी वजह से भी मैं फिर मास्टर्स एक वो उस टाइम पर था ये मास्टर्स कोर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट वो किया। तो हाँ, ये सब है स्टोरी। आपने PhD की और आपने कंप्यूटर मैनेजमेंट में की। बहुत कम ब्लाइंड है जो कंप्यूटर मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करते हैं। यहाँ पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक्सेसिबिलिटी फील्ड चुनी IT में। कभी आया नहीं मन में कि PhD के बाद अब मुझे लेक्चरशिप के लिए जाना चाहिए या जो PhD रिलेटेड जॉब्स हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए? देखिए मतलब
हाँ, इसका आंसर ये है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मोस्टली यही सोच रहा था कि मैं जैसे मैंने बोला पहले भी कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं और प्राइवेट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं, ऐसा एजुकेशन मेरे पास हो। तो आइडिया ये भी था कि हाँ, पीएचडी करने से मैं एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकूंगा और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर पाऊँ। तो वो ऑफ कोर्स मन में था पहले, लेकिन हुआ ये कि जैसे मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ और जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करते गया, मैंने अपना स्किल्स डेवलप करते गया, मुझे जो एक्सपोजर मिला कि जहाँ पर मैं एक्सेसिबिलिटी सीख सकूं। और तो पहले मैंने एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी सीख के उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लिया है। तो वो भी एक रीजन था कि मैं पीएचडी में एक्सेसिबिलिटी ये टॉपिक ले सकूं अंडर कंप्यूटर मैनेजमेंट। और जैसे कि मैंने बोला कि दोनों जगह पे मैं अप्लाई कर सकूं, तो वो ये डेफिनेटली मन में ये थॉट था कि मैं लेक्चरशिप करूंगा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि जैसे मास्टर्स के बाद मैं आईटी की और प्राइवेट कंपनीज में ही जॉब करना शुरू किया, तो उसके बाद तो फिर वो विचार मन से निकलता गया। और अभी तो मन में है नहीं वो विचार कि मैं आगे जाकर कुछ करूंगा, क्योंकि अभी इतने साल हो गए कि अभी मेरा एक्सपीरियंस ही टेक्निकल एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 9 इयर्स का। अभी 9 इयर्स के बाद अभी मोस्टली ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज मुझे अभी आईटी में ही मिलेंगे। हाँ जी, इस सब के दौरान चाहे आपका एजुकेशन का दौर हो या आपका ये जॉब एम्प्लॉयमेंट का दौर हो, क्या किसी तरह का बड़ा चैलेंज आपने फेस किया, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस किया, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट आपको सपोर्ट किया? डिस्क्रिमिनेशन देखिए, मुझे ये याद ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मुझे ऐसा ही लगता है कि हुआ ही नहीं है मेरे साथ। अगर हुआ है तो भी शायद मैं भूल गया हूँ ऐसा, लेकिन मोस्टली मेरे साथ हुआ नहीं ऐसा मुझे लगता है डिस्क्रिमिनेशन। इसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा, आपको शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो जब मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था इन मुंबई, तो उस टाइम पर मैं कुछ ऐसे थेरेपी सीखा था, जैसे कि थाई योगा, मसाज। वहाँ पर हमारे फिजियोथेरेपी के इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स आते थे जो हमको अलग अलग टेक्निक्स सिखाते थे। तो उसमें एक था थाई योगा मसाज। तो वो मुझे पता था और मैं चाहता था कि मैं फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकूं। तो ऐसे ही जॉब भी ढूंढ रहा था कोई स्पा में। तो आप जानते हैं स्पा क्या होता है? अगर नहीं जानते तो बताऊं कि स्पा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मसाजेस, मैनिक्योर, पेडिक्योर, इस टाइप की सर्विसेज दी जाती है, और मुंबई में यह बहुत कॉमन है। तो मुझे एक्चुअली एक जगह पर मैं इंटरव्यू के लिए गया था। ये प्ले हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर करके जगह है मुंबई में, रिजवी कॉलेज के पीछे, कार्टर रोड, पाली हिल में, मुंबई में। तो वहाँ पर मैं जिनको मिला था, तो बेसिकली वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, डियान पांडे करके, वो ऑफकोर्स वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ही रिलेटिव है। तो उन्होंने जब मेरे साथ बात किया, उनको पता चला मैं ये काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली उस पूरे स्पा में मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया। मैं अकेला विजुअली इम्पेयर्ड था उस टाइम पर, बाकी सभी साइटेड लोग थे। तो ये जो मेरा पहला जॉब है, वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी उल्टा, मैं बोलूँगा डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं। दे वर काइंड ऑफ वेरी इंक्लूसिव पीपल, दे बिलीव इन इंक्लूसिविटी, इंक्लूजन। ये इसमें वो लोग विश्वास करते थे और वो चाहते थे कि हम इनको भी अपॉर्चुनिटी दें। तो उनके लिए वैसे भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और उन्होंने मुझे दिया। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो क्वेश्चन है आपका, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस मुझे याद है वो उल्टा है, कि मेरे साथ एक्चुअली अच्छा मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं था, और बहुत कोऑपरेटिव भी लोग थे मेरे साथ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस मुझे याद आता है जब जॉब की बात करें। तो उसका ऑपोजिट, हाँ, चैलेंजेस मैं बताऊंगा। उसके पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि जब 12th हुआ तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये विजुअल डिसेबिलिटी है, इसको जॉब कैसे मिलेगा, नहीं क्या। तो इसके लिए मैं एक एक्चुअली कॉलेज में गया था जॉब के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए, कि बाबा इसको टेलीफोन ऑपरेटर का तो भी जॉब दो आप एटलीस्ट। फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे वो जॉब नहीं दिया,
तो आप पूछेंगे कि फॉर्चुनेटली क्यों बोल रहे हैं, पूछना चाहिए अपने। तो फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे वो जॉब नहीं दिया, इसलिए मैं आगे बढ़ा। नहीं तो मैं शायद वहां पर टेलीफोन ऑपरेटर का काम करता और शायद मैं आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि एक बार जॉब में आप एंगेज हो जाए तो शायद ही आपको, और उस टाइम पर मुझे कोई एक्सपोजर भी नहीं था विजुअल ब्लाइंड कम्युनिटी का। और तो उन्होंने मुझे वो क्विकली इसलिए याद आया क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन पूछा था कि अगर आप ब्लाइंड है तो उस टाइम पर वो शायद वो रीजन रहा कि बाबा ये ब्लाइंड है तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो इनको नहीं देते हैं जॉब। ऑफ कोर्स ये सामने से मुझे किसी ने बोला नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे यही रीजन ज्यादातर लगता है। तो यही एक पहला जॉब जो मुझे उन्होंने दिया ही नहीं, और ना ही मेरे ढंग से इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, ना ही बस उनको ये बताया कि ये ब्लाइंड है, इनको टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब चाहिए। तो ये शायद उसमें थोड़ा बहुत आ सकता है, अदरवाइज बाकी सभी एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं। तो देखिए, जैसे मैं पहला जो जॉब में कर रहा था, जिसमें मेरा रोल था स्पा थेरेपिस्ट, और स्पा थेरेपिस्ट का काम होता है कि आपको अलग अलग जो साइंटिफिकली बहुत अच्छा था, वो बेसिकली साइंटिफिक मसाजेस, पेडिक्योर, मैनिक्योर और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी इस टाइप के मसाज देना होता है। तो उसमें तो ये चैलेंज हुआ करता था, कभी कभी बहुत सारा वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना पड़ता था, तो कभी कभी हाथों से इशारे करके बात करते थे, तो कम्युनिकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता था। ये एक था। दूसरा, मेरे जैसे लोग जो पूरा कंप्लीटली उस टाइम पर ब्लाइंड भी नहीं हुए, कंप्लीटली साइटेड भी नहीं, तो उनके केस में ऐसा रहता है कि आपके साथ कोई बात कर रहा है, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो बहुत डिफिकल्टी होता है। उनको लगता है इसको दिखता है, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ओके, और अपने आप को ब्लाइंड बोल रहा है, फिर चलता फिरता भी कैसे है अच्छे से, ठीक ठाक से, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। और एक बार विजुअली इम्पेयर्ड लोग एक एरिया में अगर ओरिएंट हो जाए अच्छे से, तो बहुत ही अच्छे से मूव करते हैं। उनको लोगों को रियलाइज या समझ में नहीं आता कि इनके अंदर बहुत बड़ा डिसेबिलिटी है। तो ये टाइप के बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते थे। तो ये एक प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुआ करता। दूसरा, बहुत सारा रूम में डिम लाइट हुआ करता था, तो उससे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था काम करते वक्त। तो उसकी वजह से भी बहुत बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं इस टाइप के फील्ड में, तो उनमें क्या होता है कि आपका बिजनेस ओनर जो है उसको हमेशा ये कंसर्न रहता है कि इसको दिखता नहीं, तो इसको मैं अच्छा क्लाइंट दूं कि नहीं। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी आए हैं फॉर एग्जाम्पल जॉन अब्राहम आए, तो इसको दे के नहीं दे, इनकेस उसने कुछ बोला या फिर कुछ कहा या कुछ गलती हो गया, तो इस टाइप का जो लिमिटेशंस है उससे थोड़ा सा बुरा लगता था कि आपको कभी अच्छे क्लाइंट मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आता इसको डिस्क्रिप्शन बोलूं या नहीं बोलूं, उनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है इसलिए उनका स्ट्रेटजी बोलो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, ओके। तो उससे भी थोड़ा थोड़ा कभी बुरा लगता है कि मेरे कलीग्स को अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, मुझे शायद उतने बड़े क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो वो एक मेरे मन में रहता था। दूसरा फील्ड जो मैं बहुत काम किया है, वो उसका दूसरा फील्ड यानी कि दूसरा फिजियोथेरेपी, जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है, उनका कोई भी कंडीशन है, ओके, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, लो बैक पेन का हो सकता है। आईसीयू में हम ज्यादातर जाके ट्रीट करते थे, तो वहाँ पे बहुत सारा मॉनिटर करना पड़ता है। वहाँ पर एक मॉनिटर होता है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल और बहुत सारी चीजें होते हैं पैरामीटर से जो आपको मॉनिटर करने होते हैं जब आप आईसीयू में होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारा वो हम देख नहीं सकते, विजुअली ब्लाइंड विजुअली डिसेबल है, तो आपको पता नहीं चलेगा वो मॉनिटर्स देखना, तो वहाँ पे आपका डिपेंडेंसी बढ़ता है। तो ये भी बड़ा चैलेंज था कि हम उसको काम करते वक्त कैसे करेंगे, ओके। तो फिर मैं आईपीडी ज्यादा नहीं दिखता था, फिर मैं ओपीडी में ही ज्यादातर काम करता था। तो फिजियोथेरेपी में पेशेंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट इजीली नहीं आ पा रहा था, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि ज्यादा इजीली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते अगर उनको पता चलता है कि आप ब्लाइंड हैं। तो इस टाइप की चैलेंजेस के बाद फिर उसमें बहुत सारा प्रूफ करना पड़ता है। जब एक बार पेशेंट को कॉन्फिडेंट है हाँ ब्लाइंड है, फिर भी इसने अच्छे से ट्रीट किया, उसके बाद उनको ट्रस्ट आता था। तो हमेशा आपको प्रूव करना पड़ता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तीसरा फील्ड जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ जो कि आईटी कंपनी है, वहाँ पर मेरा रोल है एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर। तो बहुत सारा विजुअल डिजाइंस जो है
उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। दूसरा, बहुत सारे टूल्स इनएक्सेसिबल हैं, एक्सेसिबल नहीं है। बहुत सारे पोर्टल्स है, जैसे पेरोल का पोर्टल है फॉर एग्जांपल, वो एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको ऐसी चीजें दूसरे को आप शेयर भी नहीं कर पाते हैं इजीली। तो वो सारे आपकी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी आपको किसी और को स्क्रीन शेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है या हेल्प लेना पड़ता है। तो ऐसे टूल्स, इंटरनल टूल्स, एक्सेसिबिलिटी की वजह से आपका डिपेंडेंसी बढ़ता है, और ये चैलेंजेस हैं। और ये मेरे ख्याल से ये बहुत जगह पर चैलेंज है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। जो भी लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट में भी काम करते हैं उनके लिए भी ये चैलेंजेस है। वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, ऐप एक्सेसिबल नहीं है, तो ये चैलेंजेस है। लेकिन फिर भी मैं इसमें इन सब का सोल्यूशन मेरे लिए यही है कि जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ वो एरियाज में आइडेंटिफाई करता हूँ, और उसमें मैं आइडेंटिफाई करके फिर मैं वो काम बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा। बिल्कुल, ग्रेट। तो किसी सेलिब्रिटी की मसाज करने का मौका मिला आपको? हाँ, ऐसे तो मिला है। जैसे कि आप शायद नहीं जानते हैं, ऑफ कोर्स मैं जॉन अब्राहम के साथ इंटरेक्ट हो चुका हूँ। कुणाल कपूर अभी शायद लोग नहीं जानते रहेंगे, कुणाल कपूर। और फिर बहुत सारे फेमिना के मॉडल्स हैं, वो लोग भी आते थे हमारे यहाँ पे। जो फेमिना एक मैगजीन आता है तो वो है। और बहुत सारे अच्छे जैसे बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लीड है, जैसे मैं एक जानता हूँ भरत तापोड़कर, वो भी उनको भी मैं एक्चुअली ये थेरेपी देने के लिए जाता था, होम विजिट्स भी करता था। अभी तो याद भी नहीं, बहुत सारे लोग आते थे और बहुत लोगों को ट्रीट किया है। तो अभी हाँ, बहुत सारे बिजनेस। जॉन अब्राहम से सिर्फ इंटरेक्शन हुई या मसाज भी दी आप? हाँ, उनको दिया है मैंने, मसाज उनको भी दिया था। तो और डिड ही नो दैट यू आर ब्लाइंड? उसमें क्या था, उसमें डायरेक्शन में ब्लाइंड कितना हुई है कभी नहीं हुआ डिस्कस, तो उनको शायद पता नहीं, लेकिन मैंने दिया था उस टाइम पर, उतना ही मुझे याद है। और ही इज वेरी फ्रिक्वेंट क्लाइंट ऑफ आवर प्ले हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, तो बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे। राइट। हाँ। अब हमें बताएं 2 अवार्ड्स के बारे में। शायद आप इंडिया में इकलौते हैं जिन्हें ये अवार्ड मिले हैं, जब बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है तो हम सर्टिफाइड नहीं कर सकते। 2 अवार्ड आपको मिले, IBM PWD फ्रांस में और दूसरा गूगल का। ये दोनों अवार्ड्स के बारे में बताएं, वो कैसे आपको मिले और वो क्या अवार्ड थे? ओके, तो एक IBM PWD अवार्ड मिलता है फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन द स्पेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज दिस कॉन्फ्रेंस नेम इज वेब फॉर ऑल। और इन 2018 जब मैंने इसमें मेरा सबमिट किया था एप्लीकेशन, तो मैं क्या काम करता हूँ, तो उसी टाइम पर मैं एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करता था एज अ मैनेजर। तो वहाँ पर मैंने एक्सेसिबिलिटी कोर्स इनिशिएटिव लिया था, वहाँ का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी का इनिशिएटिव लिया था। और 2016 में एक कैंपेन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, वो था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेस ऑडिटर फॉर दैट कैंपेन। तो हमने मोर देन 100 बिल्डिंग्स का एक्सेस ऑडिट किया था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का। और इसीलिए ये सारा कंट्रीब्यूशन के लिए, ये कंट्रीब्यूशन जो मैंने किया वो मैंने सबमिट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। दे सिलेक्टेड माय नेम एंड दे इनवाइटेड मी टू गिव दिस अवार्ड। तो ये IBM PWD अवार्ड मुझे उस हर ये जो कॉन्फ्रेंस है अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में होता है हर साल। तो 2018 में ये हो रहा था, लियोन सिटी फ्रांस में है, तो वहाँ पर मुझे वो मिला था। तो वहाँ पर मैं गया था एंड उन्होंने एक IBM PWD का सर्टिफिकेट है जो मिलता है। और एक बहुत ही सीनियर लेडी है IBM में, शी इज ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, शी इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर है, उनका टेड टॉक भी है। तो शी एंड और एक उनके साथ कलीग थे IBM के, उनके हाथों से मुझे वो अवार्ड दिया था। हाँ, तो वो एक जापानीज लेडी है, बहुत फेमस है वो भी। हाँ, तो उनके हाथ से मिला था मुझे। दूसरा अवार्ड जो है 2019 में मिला था मुझे, गूगल डॉक्टरल कंसोर्शियम का एक कमिटी है उनके थ्रू। तो ये भी एक कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में एक सेक्शन हुआ करता है, क्या बोलते हैं उसको, गूगल डॉक्टरल कंसोर्शियम।
So they invite applications research work from across the globe, और they select people जो भी उनको लगता है अच्छा, उनके पैरामीटर में फिट बैठता है, उनको सिलेक्ट करते हैं. तो I remember, I think there were 2 people from India got selected for this award. तो मैं एक था, और मुझे एक लड़का याद आ रहा है, वो IIT दिल्ली से था शायद. तो लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हाँ हम 2 लोग थे. तो हमको वहाँ पर बुलाया. फिर हमारा जो रिसर्च टॉपिक था PhD का, तो पूरा हमने वहाँ पर प्रेजेंट किया. एंड ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट किया, एंड देन everything was taken care, travel, stay, everything was taken care by Google Doctoral Consortium Committee. तो जो भी कोई अगर डॉक्टरेट कर रहा है और वो टेक्निकल है, और स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज या टेक्निक ये इंक्लूजन के लिए कर रहा है, तो वो लोग इस कॉन्फ्रेंस में या गूगल डॉक्टर कंसोर्शियम में सबमिट कर सकते हैं अपना रिसर्च वर्क. उनको और उनको वो अगर लगता है कि अप्रोप्रिएट है उनके हिसाब से, तो दे विल सिलेक्ट यू एंड दे विल इनवाइट यू टू प्रेजेंट इट देयर इन द कॉन्फ्रेंस. ये कहाँ मिला था आपको? ये मिला था मुझे सैन फ्रांसिस्को में. सैन फ्रांसिस्को हयात होटल में एक कॉन्फ्रेंस था इन 2019. हाँ, तो उस टाइम पर भी मैं कैलिफोर्निया ट्रैवल किया था. इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है, आपने ऑफिस की असाइनमेंट्स भी की हैं, ओवरसीज असाइनमेंट्स. आपने कहा कि आईटी सेक्टर में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे आपने बताया कि वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होती, एप्स एक्सेसिबल नहीं होती. उसके बावजूद आपको आपकी जो लीडरशिप है आप में कॉन्फिडेंस दिखाती है, आपको ओवरसीज असाइनमेंट्स के लिए भी भेजती है. तो ये कैसे आप कन्विंस करते हैं? देखिए, एक है कि कोई भी चीज एक्सेसिबल, पहली बात तो कन्विंस इसलिए होते क्योंकि एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपका कस्टमर बेस बढ़ाती है. और ये कस्टमर बेस बढ़ाने में, या फिर आप कोई भी लॉ को फुलफिल करने की वजह से आपको जो बेनिफिट होता है, या फिर आप एक्सेसिबिलिटी लॉ को या आपका प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट, अगर जो आपके लॉज है जैसे सेक्शन 508 है, ADA है, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट है, तो उनसे अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो फेडरल गवर्नमेंट आपसे बिजनेस ही नहीं करती है. तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, और लोग आपको कोर्ट में सू कर सकते हैं इन केस दे फाइंड योर वेबसाइट इज नॉट एक्सेसिबल, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशंस दे आर सपोज्ड टू. तो वो लोग आपको कोर्ट में कर सकते हैं, और इसका डर है. तो ये बताने में और ये कन्विंस करने में मैं अकेला नहीं, हम जो टीम है, हम पूरी टीम ये बताने में सक्सेसफुल है. और फिर इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन, तो इन सब के ऊपर मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ, और इससे हमारे जो बिजनेस है उससे कैसे फायदा हो सकता है, ये मैं बताने में कन्विंस, ये कन्विंस करने में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ. और अभी सक्सेसफुल होना थोड़ा, मैं ऑनेस्ट रहूँगा, थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारा बिजनेस जो है वो ADA, सेक्शन 508, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ भी आता है, उससे भी लिंक्ड हो जाता है. तो इसकी वजह से भी उसका इम्पोर्टेंस उनको समझ में आया. ऑफ कोर्स आई एम नॉट द वन हु इज टॉकिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी. मुझसे भी सीनियर लोग हैं मेरे साथ, उन्होंने ऑलरेडी बात किया है, लेकिन उसमें भी कुछ यूनिक मैं ढूंढ लेता हूँ, और मैं वो करता हूँ जो कि नहीं हुआ है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में. तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट टू. मैं यही जानना चाह रहा था कि बाकी लोग भी इससे सीखें कि जॉब ही नहीं करना, आगे उसको कैसे लेके जाना है, कैसे कंपनी के लिए प्रोडक्टिव होना है, ताकि जो इक्वल ट्रीटमेंट नॉन डिसेबल्ड को मिलती है वही आपको मिले. उसके लिए आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी, इनोवेशन दिखानी पड़ेगी, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. बिल्कुल, वो नहीं करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगा फॉर श्योर. ये तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो हाँ, मैं हमेशा लास्ट ईयर भी मैंने कुछ जो प्रोडक्टिव सबमिट किया था, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली मेरे ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है बिजनेसेस में, और आज भी कर रहा हूँ. मैं अभी 2 दिन के बाद ही ट्रैवल कर रहा हूँ अगेन. मैं जा रहा हूँ इस टाइम अलग अलग सिटीज में जा रहा हूँ अभी US में. तो इसीलिए क्योंकि हमारा थीम ही है इस टाइम. तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा. ट्रिक ये है कि
मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। कंपनी का लीडरशिप क्या चाहता है, हायर लीडरशिप, ओके, हायर मैनेजमेंट क्या चाहता है, वो कौन सी दिशा में लेके जाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये जो कंपनी का जो एजेंडा है, वो कंपनी के एजेंडा को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके मैं क्या अभी कंट्रीब्यूट करूँ जो ये एजेंडा को सपोर्ट करेगा, ये हमेशा मैं सोचता हूँ। और उसको सोचते हुए मैं अपने आप को गैप्स आइडेंटिफाई करना शुरू करता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर आइडेंटिफाई, सिर्फ गैप आइडेंटिफाई करना एक हुआ, लेकिन जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए कंट्रीब्यूट करने या फिर उसमें कुछ काम करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वो अभी तक तो सक्सेसफुल हुआ हूँ मैं, और इसीलिए मैं ट्रैवल कर पाता हूँ। राइट। अब मुझे ये बताएं कि आपने पीएचडी भी कर ली, आप डॉक्टर शांतनु हो गए, आप सीनियर एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर हैं, आपने फिजियोथेरेपिस्ट भी टॉप लेवल पे की है, अब आईटी में भी आप टॉप लेवल पे हैं, आप इंडियन असाइनमेंट कर रहे हैं, ओवरसीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परफेक्टली सेटल्ड हैं। लेकिन अब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या ये फाइनेंशियल ग्रीड है, या आपको इनोवेशन करने में अच्छा लगता है कि आप बोर हो गए इस सेक्टर से? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसमें मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा। और मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पसंद है। और दूसरा, आपने जो बोला कि फाइनेंशियल ग्रीड, नहीं, ये फाइनेंशियल ग्रीड से भी ऊपर है। ये है कि मैं चाहता हूँ कि आजकल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड आइटम्स, वो फिर वेजिटेबल्स हो, तो वो उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड्स, केमिकल और फर्टिलाइजर्स वो हम ऐसा मिक्स कर रहे हैं जो कि आगे जाकर हमको अनहेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। और पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये अच्छा ग्रो करूँ और अच्छा खाऊं और खिलाऊं। ये मेरा बहुत टाइम से क्या बोले, मेरा ड्रीम है, मेरा मन है, मेरी इच्छा है ये करने का। ड्रीम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बोलूंगा मेरी इच्छा है कि ऐसा हो। तो इसी डायरेक्शन में फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी उसको थोड़ा टाइम है उसके फ्रूट्स आने के लिए, लेकिन हाँ, इस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। और ये ऑफकोर्स ये पैसे के लिए बाद में है। पहला कि मेरे आसपास और मेरे लिए, खुद के लिए, मैं अच्छा फूड और वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकूँ, ये मेरा पहला प्रायोरिटी है। अरे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ये सीखा है आपसे, और आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स भी सीखेंगे, कि लाइफ में रुकना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है। ये जो आपने बात कही है कि हेल्दी फूड प्रोवाइड करवाना, आई थिंक इट इज नेवर एवर लेस देन एनी सोशल वर्क, कि किसी को अच्छा हेल्दी फूड मिले, और हेल्दी फूड से आपकी कई बीमारियां दूर होती हैं। और वैसे भी आप सेटिस्फाइड नहीं कि कुछ नया करते हैं यार, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं बहुत जल्दी अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई या प्राइवेट जॉब मिल गई। तो आपसे सीखना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम वी कैन मैनेज थिंग्स। तो रुकना नहीं है लाइफ में। यस, बिल्कुल। और मतलब आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं आप शायद कुछ लोग कि मतलब फार्मिंग मतलब क्या करोगे, खुद कुछ करोगे। तो मेरा इसमें हमेशा ये सोच है कि बहुत सारा हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। आजकल देखो, ऑटोमेशन हर चीज में आ गया है, और फार्मिंग में भी ऑटोमेशन कर सकते हैं और सक्सेसफुली कर सकते हैं। बहुत सारा ह्यूमन एफर्ट्स कम हो सकता है इसमें, और बहुत वेल मैनेज्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विथ लेस ह्यूमन सपोर्ट, हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी का अगर यूज करें तो फार्मिंग भी किया जा सकता है। और इसीलिए मैं काफी कुछ रिसर्च भी किया हूँ रिसेंटली, और मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करूँ, और ये भी एक अनदर क्या बोल सकते फेदर मेरे कैप में ऐड हो जाए, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मैट्रिमोनी लाइफ भी बहुत इंस्पायरिंग है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे लिसनर्स को? मैट्रिमोनी लाइफ, देखो, ये कुछ चीजें कॉमन सभी के साथ है, मेरे साथ भी है। जैसे कि शादी कर रही है, पर्टिकुलरली बिगिनिंग, हाँ, मतलब जैसे आपकी आप डेट पे गए और बाय नोइंग द फैक्ट दैट यू आर ब्लाइंड शी डिड नॉट क्वेश्चन, वो वाला जो आपका पीरियड था बिगिनिंग। हाँ, तो हुआ ये था कि जैसे घर वालों को चिंता है कि शादी करना है इसका, और अच्छी लड़की मिल जाए। अभी अच्छी का मतलब तो उनका यही होता है कि
सर्वगुण संपन्न हो, तो उसके अंदर सबको लगता है कि कोई भी हो, उनको लगता है कि बेटे को एक अच्छी नॉन डिसेबल लड़की भी मिल जाए, है ना। तो बहुत नेचुरल है। तो ऐसे ही मेरा प्रोफाइल जो है मैट्रिमोनियल साइट पे डाल दिया था। तो डालने की 1 वीक के बाद ही मुझे कॉल आया सामने से कि मैंने आपका प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर देखा है और क्या हम मिल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सरप्राइज नहीं किया कि मुझे सामने से कॉल आया है। तो फिर मैंने उल्टा क्वेश्चन किया कि आई हैव मेंशन दैट आई एम अ विजुअली चैलेंज ऑन माय प्रोफाइल, डिड यू गेट चांस टू लुक एट इट। तो बोले क्या? मैं बोला कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैंने आपको पता है क्या, आपने पढ़ा क्या? तो उन्होंने सामने से बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका प्रोफाइल देखा है तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मैंने फिर से उनको बोला लेकिन मैं ब्लाइंड हूँ। फिर बाद में जाके अब बोलेंगे अरे नहीं, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। तो सामने से बहुत क्यूरियस होकर उन्हें बोले मिलने में क्या है। उन्होंने कहा तो मिलते हैं, करना नहीं करना तो बात की बात है, मिलने में क्या हर्ज है। और फिर हम मिले। बहुत ही फॉर्मल मीटिंग था। तो मुझे पता नहीं ये बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये काम किया था कि मैं पहले से ही निगेटिव इम्प्रेशन नहीं छोड़ूं। तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 बजे का मीटिंग था, तो फिर मैं 4:45 बजे ही जाकर रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। जहाँ तक ट्रैवल करना है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन उतरने के बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ के वो टेबल पे जाके बैठना, तो मैं चाहता था कि ये ना दिखे, क्योंकि ऑफकोर्स चलते वक्त वो पता चलता है कि हाँ ये ब्लाइंड है। तो वो सब पहले ही इम्प्रेशन में ना आए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हाइड करना था कभी, लेकिन पहला इम्प्रेशन मुझे अच्छे से रखना था। तो मैं जाके बैठ गया टेबल के ऊपर और फिर उनको मैंने गाइड किया कि मैं इस होटल में यहाँ पे बैठा हूँ, इस टेबल पर। तो मैंने फोन पे गाइड किया कि कैसे आना है कैसे। और तो वो आए, वो बैठे, सामने बैठे, तो थोड़ा ब्लर विजन था, तो आवाज की तरफ फेस करके बात कर रहा था मैं, क्योंकि सामने वाले को एकदम भी ऐसा ना लगे। तो बहुत कॉन्शियस था बेसिकली, ये सब बताने का मतलब है। तो बात किया 2 घंटा, हमने बस कॉफी ही पिए हैं और कुछ खाया बिल्कुल नहीं। और क्योंकि खाने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि हम कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, बात यही कर रहे थे कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो फिर मैं उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बताते गया। क्या बताऊंगा ये तो अभी नहीं बता सकता, इसके लिए अलग से सेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये कम से 2 घंटा उसी में चला जाएगा। तो बात किया, उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ ये कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में और लगता है कि कुछ करेगा जरूर ये लड़का। तो फिर उनको उसके बाद मिलने के बाद वो काफी पॉजिटिव रही और उन्होंने फिर सोचा कि हाँ हम मुझे तो अच्छा लगा, मुझे उसी टाइम पे पता है मुझे तो अच्छा लगा है। तो फिर उस टाइम पे बोला आपके पेरेंट्स को भी बताइए आप। तो फिर उनके पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स को तो बिल्कुल शुरुआत में ऐसा लगा कि नहीं हमारी लड़की क्यों करना चाहेगी, क्योंकि वो नॉन डिसेबल, मैं ब्लाइंड हूँ। तो ऑफकोर्स वो जो पहला रिस्पॉन्स है वो एक्सपेक्टेड है, कोई भी अपनी बेटी के लिए चाहेगा कि अच्छा लड़का मिले। तो वही था मेरे लिए भी, तो मुझे बुरा मानने वाला कोई था ही नहीं इसमें सवाल। तो फिर वो लेकिन वो इतने इम्प्रेस्ड थे मेरे ऊपर कि उन्होंने अपने घर वालों को बहुत कन्विंस किया, घर वालों के खिलाफ जाके कन्विंस किया। और फिर एक टाइम ये भी आया कि मैंने बोला देखो नहीं मान रहे तो छोड़ दो, आप मत पुश करो अपने पेरेंट्स को, मत फोर्स करो। लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली कोशिश करते थे और फाइनली कन्विंस कर लिया अपने पेरेंट्स को, घर वालों को। और मैं बहुत नॉर्मल था, मैं बहुत ही नेचुरल था, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो आई वॉज नॉट डेस्परेट एट ऑल। तो उस टाइप से फिर वो शादी उनकी वजह से हुआ। मैं ये क्रेडिट उनका ही है और बोलूँगा कि मैं ये क्रेडिट पूरा उनका है। उनका नाम प्रियंका है। आप तो हाँ, आप तो जानते हैं उनको। बिल्कुल, और बहुत ही स्वीट है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने खुद से भी इनिशिएटिव लिया कि चलो मिलते हैं, शादी बात की बात है, लेट्स टॉक। ये जो एटीट्यूड है that is very important and this is what we are working that it should reflect in a society at larger scale. ये बहुत लिमिटेड है, तो इसी के लिए ही अगर प्रॉपर इंक्लूजन होना है तो हमें सीखना पड़ेगा उनसे, और जनरेशन उस तरह से बिहेव करे उस दिशा में काम करना पड़ेगा कि ठीक है शादी आप करिए नहीं करिए, बट ओके एटलीस्ट लेट्स टॉक, लेट्स मीट।
राइट, आप सही बोल रहे हैं। इसके आगे की बात यह है कि अभी इतना टाइम हुआ है, उनको पूछा कि आपको रिग्रेट है, तो आपको आप कभी भी सुनेंगे उनसे तो बोलेंगे मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, जो भी हुआ है आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, फैमिली, एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि कुछ कमी है तो और दूसरी साइड भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा साइकोलॉजिकल है, हम ये सब थॉट्स ओरिएंटेड है। तो मुझे लगता है कि वो लेवल का मैच्योरिटी और ये सब आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और हम्म और दूसरा मेरे ख्याल से ये है कि देखो, करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन ये माइंडसेट भी तो होना चाहिए कि हम जाकर एक बार बात करके देखें कि क्या है भाई, है ना। तो ये क्यूरियोसिटी भी हुआ ना तो भी काफी है मेरे ख्याल से। भले उससे एटलीस्ट वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते कि हाँ ये पता है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं लोग। तो ये एक अवेयरनेस भी है, उससे एक अवेयरनेस भी आता है। एंड एट द एंड क्या है, देखो मैं और मेरे फ्रेंड है, मैं उनसे हमेशा बात करता था, तो मैं बोलता था कि मैंने देखा है कि कुछ एरियाज में लोग देखते हैं कपल्स की कितनी लड़ाइयाँ होती है। ये डिसेबिलिटी को लेकर कुछ भी नहीं है, डिसेबल नॉन डिसेबल का सवाल नहीं है, एक ह्यूमन नेचर है। बोले कितने लोगों की लड़ाई होती है, शराब पी कर आएंगे, मारेंगे अपनी वाइफ को, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस आप जिसे बोलते हैं एक ब्रॉडर टर्म। तो ये मान के चलो आपके साथ ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर अगर आपके साथ हो तो क्या आपको उस इंसान के साथ रहना पसंद होगा क्या? कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो आपको ये पसंद होगा क्या? नहीं। तो मैं बोला हाँ भाई, अगर आपको ये टॉर्चर सहन नहीं हो सकता तो मैं ये बोलता था कि डिसेबिलिटी वो एक अलग टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में बोलता हूँ उसको, मेंटली जो है, जो इस टाइप के आपको रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपके साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं। तो विजुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ अगर अच्छे से भी रहे और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो उसमें आप खुश हैं। तो आपको क्या चाहिए लाइफ में? आपको खुश रहना चाहिए, अच्छा साथी चाहिए, कि आपको ये मार धाड़, टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस क्या चाहिए? तो ऑफ कोर्स ये इतना डीपर जाकर कोई सोचेगा तो उसको वो आंसर पता है कि हमको क्या चाहिए जिंदगी में। राइट। अब आते हैं कुछ वन लाइनर सवाल जवाबों पर, इसमें आपको वन लाइनर ही यूज करनी है। ओह ये ओके, ये थोड़ा सा रैपिड फायर। कौन से 3 लोग हैं जिनको आप बहुत क्रेडिट देते हैं अपनी सक्सेस का? इसके पहले मैं बोलने वाला था कि आप क्या करण जौहर है क्या आज के शो के? हाँ चलिए ठीक है। हाँ मैं फिर से, प्लीज क्वेश्चन। कौन से 3 लोग हैं जिन्होंने आपको लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है? कौन से 3 लोग हैं बहुत सपोर्ट किया है? देखो ये 3 लोग हैं तो 3 वर्ड्स तो मिनिमम आएंगे। जी जी है ना? जी जी। तो एक्चुअली मैं 3 ही नाम लूंगा ना तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, आप कह सकते हो कि बाकी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। हाँ तो ठीक है, ये लिबर्टी मिल गया, अच्छी बात है, थैंक यू। तो बेसिकली इसमें ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स जो होते हैं, मेरे इसमें पेरेंट्स पहले हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया हर चीज के लिए। दूसरा है जहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई किया, सीखा, वो लोग। तीसरे ऑफ कोर्स मेरे जो वाइफ है अभी, वो तो अभी मतलब ये चेंज करने का इरादा है आगे? नहीं तो चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत छोटी मोटी चीजों में मुझे हेल्प कर रहे हैं या किया है, उनकी वजह से जो भी हूँ मैं वो आज हूँ। हाँ। आपकी 3 हॉबीज? 3 हॉबीज, सबसे पहला हॉबी है मुझे घूमना बहुत पसंद है, नई जगह पे जाना, एक्सप्लोर करना, ये मेरा सबसे पहला हॉबी है और मैं ये करता हूँ बहुत पैशन के साथ करता हूँ। मैं वेट करता हूँ हर साल, तो हर साल मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने नेशनल या इंटरनेशनली कोई ना कोई ट्रिप करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा मेरा हॉबी है खाना, तो मुझे अलग अलग जाके अलग अलग फेमस पॉपुलर डिशेस टेस्ट करना और खाना और लोगों को लेकर जाना खाना खाने के लिए, वो भी पसंद है। तो ये दूसरा हॉबी है। तीसरा हॉबी ऐसा कुछ खास हॉबी ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों के इंटरव्यू सुनना, यूट्यूब पे सुनना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर एक्सप्लोर करना। तो ये फिलहाल ये
चीजें मैं करता हूँ। और 3 ऐसे लोग जिनसे आप लाइफ में मिलना चाहते हैं। 3 ऐसे लोग मैं जिनको मिलना चाहता हूँ, फिलहाल कोई नहीं है मेरी लिस्ट में कि जिसको मुझे मिलने का मन है। ऐसा कोई फिलहाल नहीं डिसेबिलिटी है। सेक्टर के सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे जो आपको लगती हैं। डिसेबिलिटी सेक्टर के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स। डिसेबिलिटी सेक्टर के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स, ओके। देखो, डिसेबिलिटी के सामने पहला चैलेंज तो है जो एक्सेसिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। में इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस उसको एड्रेस करने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज डिसेबिलिटी के सामने है, आई थिंक इंक्लूसिव एजुकेशन। मेरे ख्याल से इंक्लूसिव एजुकेशन और बेसिकली इंक्लूसिव एनवायरनमेंट सबके लिए, वो सोशल एक्सेप्टेंस अभी तक ऑफ कोर्स मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है, लेकिन अभी बहुत होने का जरूरत है वहाँ पे। थैंक यू शांतनु जी, हमने आपकी लाइफ के बारे में डिटेल जाना। क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए आपका? मैसेज देखिए, तो पहले तो बहुत सारा धन्यवाद आपको और आपकी पूरी रेडियो टीम को मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और मैं एक एग्जाम्पल हूँ बाकी लोगों के लिए, जो लोग अभी तक कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाया उनके लिए, और ये जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया सुनने के लिए हमें, तो उनके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। एंड मैसेज ये है कि आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहो और कंटिन्यूसली अपना स्किल्स इंप्रूव करते रहो। फिर वो कोई भी स्किल, आपका टेक्निकल स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आप बस ये 3 चीजें याद रखना, स्किल्स और स्किल्स, इसके ऊपर काम करते रहो। बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर शांतनु जी, हमें कीमती समय देने के लिए। बहुत मजा आया और बहुत सारी बातें सीखने को मिली है। आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर करने वाली है। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनालिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खास तौर पे उन लोगों तक पहुंचाएं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय, थैंक यू सो मच शांतनु भाई। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू रेडियो टीम वंस अगेन, बाय। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज
और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।